पराया धन से लेकर घर की लक्ष्मी जैसे न जाने कितने उपनामों का तमगा अपने नाम करा लेती है एक लड़की। हर लड़की को उसकी उम्र से कहीं पहले इन उपनामों का कई बार स्मरण कराया जाता है। वो ये सब सुनकर आकस्मिक के परिवर्तन की पीड़ा को सह जाने के लिए खुद को हर दिन और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा सहनशील बनने में सफल हो जाती है। अगर प्राणी नाम की एक मूर्ति से आंतरिक मजबूती यानी नारी को निकाल दिया जाए तो बाहरी हड्डी मांस का एक खोल बचता है जो बाहरी मजबूती को दर्शाता है, जिसको नर कहते हैं। सुना रहा हूँ संसार की बड़ी से बड़ी विपदाओं, कष्टों और पीड़ा को सहने वाली विशाल शक्ति की एक कहानी, नारी। अरे ओ महारानी, तू कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है? चल इधर आकर अपने छोटे भैया को ले। माँ, मैं भी भैया के साथ होली के गीत सुनने जाऊंगी, लज्जा ने माँ से कहा था। तू वहाँ क्या करेगी? चल इधर, होलिका जब जलेगी तब अपने बापू के साथ चली जाना। ठीक है माँ, कहकर लज्जा अपने छोटे भाई को गोद में लेकर खिलाने लगी थी। मैं जा रहा हूँ, मोहन ने जाते हुए माँ से कहा था। जा बेटा, जल्दी आ जाना, तेरे बापू आने वाले हैं। ठीक है माँ। ये ले, भैया को दूध पिला दे और शीशी धोकर रखना। हाँ माँ, रख दूंगी। उई माँ, दूध बहुत गर्म है, तो कटोरी में घुमाकर ठंडा कर लेना। कहती हुई माँ भी छत पर जाकर चौक में रखी होली का नज़ारा देखने चली गई थी। मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों द्वारा होलिका के गीतों को बड़े ही सुंदर ढंग से गाया जा रहा था। वो बीच बीच में होलिका और प्रहलाद का किस्सा भी गाकर सुना रहे थे। लज्जा, तेरी माँ कहाँ है? अभी तो यहीं थी बापू। आई, मोहन के बापू छत से कपड़े उतार कर ला रही हूँ। मोहन कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ चौक पर गया है, लज्जा ने कहा था। तू नहीं गई उसके साथ? नहीं बापू, तुम्हारे साथ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अपनी माँ से कहकर रोटी लगवा दे, मैं हाथ मुँह धोकर आता हूँ। माँ, बापू के लिए खाना लगा दो। हाँ लगाती हूँ। भैया सो गया? जा तू भी हाथ मुँह धो ले। अच्छा माँ। लज्जा खुश होकर दौड़ी और अपने बापू से पहले तैयार हो गई थी जाने के लिए। बापू खाना खाकर लज्जा को लेकर चले चौक पर होली का दहन में शामिल होने। दहन के बाद घर वापस आते हुए लज्जा बोली, बापू, होली क्यों जलाते हैं? बापू ने प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की कहानी विस्तार से सुनाई। बापू, वो बुआ होकर भी इतनी बुरी थी, उसको एक बच्चे पर तरस नहीं आया? नहीं बेटा, ये बात नहीं है। कितने ही लोग अधर्म को अपना धर्म मानकर कार्य करते हैं। होलिका अपने भाई की सहायतार्थी तो लकड़ियों के बीच में बैठी थी। उसे घमंड था कि वो तो जलेगी नहीं और भतीजा जल जाएगा, पर कुछ भी धर्मानुसार नहीं हो रहा था, इसीलिए वो जल गई और भक्त प्रहलाद जिंदा बाहर आ गया। बापू, वो तो बड़ी हिम्मत वाली थी जो आग में बैठ गई। हाँ, उसमें बहुत शक्ति थी। अब चुप हो जा, जब से आई है पटर पटर बोली जा रही है। चल सो जा। और तुम भी सो जाओ जी, सुबह काम पर जाना है। माँ, सुबह तो रंग है। हाँ तो जल्दी उठना तो है ना, वो देख मोहन कब का सो गया। आज पहली बार लज्जो अपनी उम्र 10 वर्ष से अधिक का सोच रही थी। उसके मन में कुछ अलग से सवाल जन्मे थे, मगर हर रोज़ की तरह वही छोटे भैया को संभालना, घर के कामों में माँ का हाथ बटाना और खाली समय में स्कूल की पढ़ाई करना, इतनी व्यस्तताओं के रहते लज्जा ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। माँ, अब तुम भैया की शादी कर लो, भाभी आ जाएगी तो तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्यों, तू कहाँ जाएगी? पर माँ, अब मुझे पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ेगा। अभी और भी पढ़ेगी? माँ, अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है। लज्जो बेटी, आ यहाँ बैठ मेरे पास। देख बेटा, तुझे लगता होगा कि मैं तेरे साथ इतना कड़वा क्यों बोलती रही। बेटा, ये तो हम औरतों का एक सामाजिक चलन है। मैं भी जब छोटी थी तो मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि कैसे हम खुद को आने वाले समय के लिए मजबूत करते हैं। मैंने तो वही किया जो तेरी नानी ने मुझे सिखाया। माँ, आज तुम कितने अच्छे से बोल रही हो, अब से पहले तो कभी नहीं बोली। बेटा, हर बात का एक समय होता है।
अगर मैं ज़रा भी लापरवाही करती तो शायद आज तू भी अपने भैया की तरह 8वीं 7वीं करके घर में बैठ जाती और चूल्हे चौके में रच जाती। माँ, वास्तव में माँ महान होती है, पर तुमने भैया को कभी कुछ नहीं कहा, तभी तो तू ही देख ले। बेटी, औरत के अंदर बड़ी सहन शक्ति होती है, इसीलिए तो तू सब सहन करती गई और आगे बढ़ती गई। हाँ माँ, ठीक कहती हो। शुरू में मुझे भी गुस्सा आता था, बाद में आदत सी पड़ गई। सहना औरत की आदत होती है बेटी, मगर गलत बात पर विरोध भी औरत ही करती है। हाँ माँ, अगर मैं विरोध ना करती तो 8वीं करके ही घर बैठ जाती। अच्छा माँ, ये सब क्या लड़कियों में ही होता है? हाँ बेटी, क्योंकि अपना भला बुरा वो लड़कों से पहले सीख जाती है। अब तू जा, बहुत देर हो गई है, जाकर अपनी पढ़ाई कर ले। हाँ माँ, जाती हूँ। माँ की सीख और पिता की हिम्मत बटोर कर आज लाजवंती उर्फ लज्जो अपने जीवन की दूसरी पारी खेलने को मैदान में उतर गई। मतलब अगले हफ्ते ही उसकी शादी है। लड़का बैंक में क्लर्क है और लज्जो एक प्राइवेट एक्सपोर्ट कंपनी में सुपरवाइज़र। लज्जो, शादी के बाद तुम ये नौकरी छोड़ देना, लड़के ने फ़ोन पर कहा था। हाँ, मैंने तैयारी कर ली है। 15 दिन बाद मेरा बैंक इंटरव्यू है। क्या? पर तुमने तो मुझे नहीं बताया। वो आज ही लेटर आया है। लज्जो ने इंटरव्यू क्लियर किया और कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल गई, यानी लड़के से ज़्यादा सैलरी। लज्जो शायद इसका परिणाम जानती थी। वो पहले से ही मजबूत थी। उसके पति को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। लज्जो को खूब समझाने पर भी घरेलू यातनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लज्जो तंग आ गई थी अपनी ज़िंदगी से। अरे, मैं कमा रहा हूँ ना, फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है जी। जितनी जल्दी हम अपने परिवार के लिए कुछ धन जमा कर लें उतना ही अच्छा। लज्जो ने पति की बात का जवाब दिया था। और घर पर जो मम्मी पापा इस उम्र में परेशान होते हैं, उनके लिए तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं बनता? उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म नहीं है क्या? 45 साल की उम्र में भी अगर वो मेरी सेवा लेंगे तो आने वाले दिनों में तो हम 30 की उम्र में ही टिक जाएंगे ना। मम्मी पापा अभी तंदुरुस्त हैं और हर तरह से ठीक हैं। घर में तो वो 1 मिनट टिक कर नहीं बैठते हैं, और मुझे कहते हो कि नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊं। मैं इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़ने वाली। तो ठीक है, मैं अपने परिवार को खुद देख लूँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? अगर नौकरी नहीं छोड़ सकती तो मुझे छोड़ दो और अपने घर चले जाओ। क्या मतलब मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? ये गलत नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दो तो तुम मानती क्यों नहीं? मैं तुम्हारी इस घटिया सोच के सामने अब और नहीं गिड़गिड़ाऊंगी। मैं आज ही अपने घर जा रही हूँ। लज्जो के अपने फैसले से थोड़ा बहुत उसके माता पिता ने विरोध किया था। बाद में वो दोनों भी अपनी बेटी के फैसले पर एकमत होकर उसका साथ देने लगे थे। आस पड़ोस, रिश्तेदारों और समाज में मिली जुली चर्चाएं होने लगी थी। अंत में लज्जो का डिवोर्स हो गया और वो अपने काम में और ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। लज्जो, बेटी एक बात कहूँ? हाँ माँ, कहूँ ना। बेटी, तूने अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा? 2 साल हो गए हैं, कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी? हाँ माँ, शादी करूँगी, बस कुछ दिन और। उस घर में जो आपने दहेज दिया था, ज़रा उसका फैसला तो हो जाए। अरे बेटी छोड़, सोने की 2 चीज़ों के लिए तू क्यों अपनी ज़िद पर अड़ी है? भगवान ने तुझे बहुत दिया है। नहीं माँ, वो हमारे खून पसीने की कमाई है। बस 1-2 तारीख और सूद समेत वापस लूँगी। बेटी, मुझे बहुत डर लगता है लड़ाई से। माँ, तुमने ही तो अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, और फिर मेरी तरफ से तो अदालत लड़ रही है। उनका एक एक गवाह फेल हो गया, सब कुछ मेरे पक्ष में है। और तुम शादी की चिंता मत करो, इस दुनिया में भले घर के लड़कों की कमी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बस सब ठीक हो। माँ ने भी दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की थी। सैकड़ों परेशानियां उठाने के बाद आखिर लज्जो को न्याय मिल ही गया था, पर अभी मुश्किलों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो मानसिक रूप से बीमार पड़ गई। हर वक्त बस कुछ न कुछ सोचती रहती थी। शायद एक नारी के जीवन में अपने पति को भुला पाना कितना पीड़ा देता है, उस पर समाज की दुत्कार,
वो भी झेल रही थी। बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था कि जान पहचान वालों में रिश्ता करने से तुझे इतने दुख सहने पड़ेंगे। बापू, सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। अब तुम्हें पता होता कि वो लोग ऐसी सोच रखते हैं तो क्या फिर भी तुम शादी करते? नहीं ना। लज्जो बहन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जी तो करता है उन सब का जाकर सिर फोड़ दूं। भाई ने अपना गुस्सा जताया। भैया, जो जैसा करता है वैसे ही फल उसे मिलता है। पर लज्जो, तूने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले ये और अब तेरी नौकरी भी खतरे में है। तुम चिंता मत करो, नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है। गेहूं के साथ एक दो घुन तो पिसता ही है। तू बता बहन, अब आगे क्या करना है? हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। दुनिया की बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। जो कोई कुछ भी कह रहा है कहने दो, सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया, देखना दरवाजे पर कौन है? हाँ जी, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम रोशन है, लाजवंती जी से मिलना है। जी, आप बैठो, मैं बुलाता हूँ। लज्जो, कोई रोशन नाम के साहब आए हैं यहाँ। रोशन? चलो देखती हूँ कौन है। अरे सर, आप यहाँ कैसे? बस आज छुट्टी थी तो आपसे मिलने को आ गया। अच्छा किया। और सुनाए, क्या चल रहा है? त्रिपाठी जी का ट्रांसफ़र हुआ या नहीं? कौन है बेटी? माँ, ये रोशन सर हैं। इन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। नमस्ते माँ जी। पैर छूते हुए रोशन ने बैठने को कहा था। जीते रहो बेटा। रोशन सर, ये मेरे बड़े भैया मोहन और वो आ गए, मेरे पिताजी हैं। नमस्ते जी। रोशन ने उनके भी पैर छूकर आशीर्वाद दिया। तुम सब बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे मोहन, यहाँ आ बेटा। और बेटा, क्या कर रहे हो? बापू ने पूछा। जी, मैं बैंक में मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा। और माता पिता ठीक हैं? जी सब ठीक हैं, आपकी कृपा है। वो लाजवंती जी, मैं आपके पास एक काम के लिए आया था। हाँ सर, बोलो ना। देखो, मुझे आपके केस के बारे में सब पता है और अब तो वो सब ख़त्म भी हो गया। पर मैं जो कहने आया हूँ वो सबके सामने कहना चाहता हूँ। माँ जी और मोहन भैया को भी बुला लो। ऐसी क्या बात है सर? आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। सच? माँ भैया, जल्दी आओ। क्या हुआ? अब बताओ सर। आपको ग्रामीण बैंक का डिप्टी मैनेजर बनाया गया है। ये लो अपना लेटर, परसों ज्वाइन कर रही हो आप। ओह थैंक यू सर। और एक बात, अंकल जी, माँ जी, अगर आपको मंजूर हो तो मैं लाजवंती जी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे और मेरे माता पिता को कोई एतराज़ नहीं है। आप अच्छी तरह से सोचकर जवाब दे देना। अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, मैं चाय ला रही हूँ। लज्जो, यहाँ आ मेरे साथ। लज्जो के बापू, तुम भी आओ। बता लज्जो, तेरी क्या राय है? मैं क्या बताऊँ, तुम देखो। नहीं बेटी, हमारी तो एक बार भी नहीं चली। अब तू बता, तू तो जानती है ना उसे? हाँ बापू, जानती तो हूँ। उनकी हर कोई इज्जत करता है, पर घर कैसा है, लोग कैसे हैं, मुझे नहीं पता। तुझे लड़का पसंद है या नहीं? हाँ माँ, वैसे मेरी तरफ से हाँ है। तो ठीक है, अब चाय लेकर तू जा। चलो जी, हम अभी लड़के को जवाब दे देते हैं। ये लीजिए चाय सर। लज्जो ने चाय का कप आगे बढ़ाते हुए कहा था। बेटा, जब तुम सब कुछ जानते हुए भी हमारी लज्जो का हाथ मांग रहे हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं, और ना ही लज्जो को कोई परेशानी है। सच जी, मैं अभी जाकर अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। सर, ज्वाइन परसों है ना? हाँ, मैं परसों आ जाऊँगा तुम्हें लेने। नहीं सर, आप क्यों तकलीफ़ उठाते हैं, मैं पहुँच जाऊँगी। अरे, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? मुझे तो बैंक जाना ही है। सॉरी, मैं बताना भूल गया था। दरअसल मेरे बैंक में ही आप डिप्टी मैनेजर हैं। क्या? ओह, लज्जो ने खुशी जताई थी। फिर तो और भी अच्छा हुआ। तो ठीक कहती थी बेटा कि आज भी भले घरों के लड़कों की कमी नहीं है। बहुत दुख देखे हैं तूने बेटी।
माँ की आंखों में भी आंसू आ गए थे। रोशन बेटा, हम अपनी बेटी लज्जो की लाज तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। बेटा संभाल कर रखना। माँ जी, लाजवंती अब मेरी भी इज्जत है। मैंने अपनी माँ से सीखा है कि कैसे नारी की इज्जत की जानी चाहिए, और लाजवंती जैसी हिम्मत वाली बहादुर लड़की के सामने तो मेरा सिर इज्जत से झुक जाता है। आपको इनकी तरफ से ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक कहते हो बेटा, एक नारी के मन की पीड़ा वही जान सकता है जिसने नारी की भावनाओं को जाना हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी बनाए रखे। भाइयों और बहनों, कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।